आज हम हिंदी का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होता है, ये हिंदी का बेस बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एक पर्सन आपके जो वर्णमाला से लेकर आता है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है। तो भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वो होती है वर्ण। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है। सीधा सीधा प्रश्न एक और आता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है, तो उसे कहा जाता है ध्वनि कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित मौखिक दोनों ही नहीं दिया हो, सीधा सीधा पूछ ले भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी, तो वर्ण। देखो आपको ये 53 होते हैं और 53 कौन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 आपके, सॉरी, हाँ, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। उसमें व्यंजन 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं और विशिष्ट व्यंजन 1 होता है। कंठ्य व्यंजन की अपन बात करेंगे या कंठ्य वर्ण की बात करेंगे अपन। जो के वर्ग होता है वो कंठ द्वारा बोला जाता है, जो गले द्वारा बोला जाता है। के, खे, गे, गे, ढे, ए, आ, है और विसर्ग, ये आपके कंठ द्वारा बोले जाते हैं। एक होता है तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण होते हैं, चे वर्ग पूरा होता है तालव्य में। चे, छे, जे, जे, ये तालव्य वर्ण होते हैं। उसमें ई, ये और से भी आते हैं। अब अपन बात करते हैं मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण होते हैं जो आपके मूर्धन मतलब तालु तो जीभ होती है और मूर्धन जो ऊपर वाला मसूड़ा होता है उसके द्वारा बोला जाता है। टे वर्ग पूरा होता है। टे वर्ग में टे, ठे, डे, डे, ढे, ऋषि, रे, से आते हैं। अब अपन बात करते हैं दंतव्य वर्ण। दंतव्य वर्ण मतलब जो दांत टच होता है, जीभ जो दांत के टच होती है, आप ट्राई कर लेना, दांत की जीभ टच होगी। ते वर्ग में ते, थे, दे, दे, ने, ले और से। और पांचवा होता है औष्ठीय वर्ण। औष्ठीय वर्ण कौन से होते हैं। पे वर्ग पूरा होता है औष्ठीय वर्ण में, जिसमें आते हैं पे, फे, बे, भे, में, ये आते हैं। और उ और ऊ आते हैं आपके। अब अपन बात करते हैं नासिकीय व्यंजन और अनुनासिकीय व्यंजन। एक नासिकीय या अनुनासिकीय वर्ण होते हैं। हर वर्ग का पांचवा वर्ण होता है। जो हर वर्ग का पांचवा वर्ण होता है वो आपके अनुनासिक या नासिकीय व्यंजन कहलाता है। अब अपन बात करते हैं कंठ तालव्य। कंठ और जीभ के द्वारा जो व्यंजन बोले जाते हैं या जो वर्ण बोले जाते हैं वो है ए और बड़ा ए, जिसे कहा जाता है कंठोष्ठीय व्यंजन। मतलब जो कंठ और होठों द्वारा बोला जाता है, आप ट्राई कर लेना। ओ और ओ, कंठ की भी आवाज आ रही है, होठ की भी आ रही है। दंतोष्ठ व्यंजन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि भाई कौन सा व्यंजन है जो दंतोष्ठीय व्यंजन है, तो वह दंतोष्ठीय व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन आपके मैं बात करूं तो स्पर्श व्यंजन आपके 25 है। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग, ये आपकी स्पर्श व्यंजन में आते हैं। फिर अपन बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आप जानते हो, 4 बताए थे मैंने अंतस्थ व्यंजन। वो 4 अंतस्थ व्यंजन है ये, रे, ले और वे। ये 4 आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब अपन बात करेंगे जो उष्म व्यंजन होते हैं, जिसमें मुख से जो गर्म हवा बाहर निकलती है। 4 होते हैं उसमें व्यंजन, अपने ने बता दिए हैं। से, स, हैं, ये 4 आपके उसमें व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन दो अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी आपके वर्णमाला में या वर्ण में 4 है। अक्षय, तरे, ज्ञ और शे। जो अक्षय होता है वो आधा के और से बना होता है। तरे होता है जो आधा ते और रे से बना होता है। ज्ञ होता है जो जय प्लस ये से बना होता है। श्रेय आपके संकर वाले आदेश से और रे से बना होता है। स्वरों की जगह इस्तेमाल होने वाले व्यंजन। जो स्वरों की जगह जो व्यंजन इस्तेमाल होता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। वे ये, रे, ले, वे, डे, ढे, ये स्वरों की जगह
इस्तेमाल होने वाले हैं। ये रे ले वे। मैं तो कहता हूँ स्वरों की जगह ये दो ही होते हैं, ये और वे। रे ले तो कभी कभार होते हैं। डे हड़ से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, ये बीच में आते हैं। जैसे मेंढक शब्द है उसमें बीच में आते हैं, उसी प्रकार ये बीच में आते हैं। अब अपन बात करते हैं स्वरों की। इम्पोर्टेंट क्लास अब से चालू हो रही है, तो ध्यान रखना। वो थोड़ा बेसिक नॉलेज था, वो बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट क्लास अपन चालू कर रहे हैं। स्वर वो होते हैं जो ध्वनि स्वतंत्र रूप से बोली जाती है या जिसका उच्चारण बिना रुकावट के किया जाता है। आप देखना, स्वर ऐसे बोल देते ए आ ई उ बोल देते हैं ना अपन, पर अब जब व्यंजन बोलते हो के, ए की ध्वनि आ रही है, घे ए की ध्वनि आ रही है, पर स्वर में तो ए की ध्वनि आएगी खाली। और इनकी संख्या 11 है। बहुत कंपलसरी सबसे बेसिक क्लास अपन हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, अपने की सबसे बेसिक क्लास होती है जो वर्णमाला होती है उसके बारे में जानकारी। और ये 11 जो आपको दिख रहा है वो 11 होते हैं। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर तो 10 ही व्यंजन होते हैं। बहुत बार पूछा जाता है 11 लिख के आते हैं लोग, 11 ऑप्शन में होता है, पर अपने को 10 करने हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों जो स्वरों की संख्या है वो 10 है। मात्रा के आधार पर स्वरों की का वर्गीकरण, जो मात्रा के आधार पर है, स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार का किया गया है। मात्रा के आधार पर स्वरों का 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। ह्रस्व स्वर जो छोटे होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, लुप्त स्वर होते हैं। अपन पहले बात करते हैं ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ए ई ओ री, इनके उच्चारण में कम समय लगता है या कम समय लगता है, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। दीर्घ या दीर्घकालिक स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ या दीर्घकालिक या दीर्घ मात्रिक स्वर कहते हैं। बड़ा आ, ई, उ, ए ओ ओ। लुप्त स्वर की अपन बात करते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। जो दीर्घ स्वर होते हैं उसकी अपेक्षा भी अधिक समय लगता है, उन्हें अपन लुप्त स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए आप एक तो ओम ले लो। जब आप ओम बोलते हो तो ओम में बहुत ज़्यादा टाइम बोल सकता है। रयम, रयम में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार के होते हैं। जीभ के आधार पर भी 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अग्र स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्र भाग से होता है। ई, ई, ए। इनका उच्चारण, जो दोनों ई है जो दोनों ए है, उनका उच्चारण जीभ के आगे वाले भाग से होता है। मध्यम एक ही स्वर है, और बहुत बार यदि परीक्षा में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण में मध्यम स्वर कौन सा है, तो मध्यम स्वर जो मध्य से बोला जाता है और उदासीन स्वर भी कहते हैं, वो है ए। पश्च स्वर, अब देखो भाई ये 5 तो ये हो गए, जो बाकी बचते हैं वो जीभ के पीछे वाले भाग से बोले जाएंगे। तो कंपलसरी आप अपना माइंड लगा सकते हो कि बाकी कौन से स्वर है जो जीभ के पीछे वाले भाग से बोले जाएंगे। तो जीभ के पीछे वाले भाग से बोले जाने वाले स्वर है आपके हैं आ, उ, ओ, ओ। ये आपके पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जैसे भाई मुख खुलता है, आधा खुलता है कि पूरा खुलता है, कि उसके हिसाब से स्वरों का वर्गीकरण है। विवृत स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता या खुला रहता है। इन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है, वो एक आई है। आम में देखो, अब बोल के ट्राई करना है, आम में पूरा मुख खुला रहेगा आपके। अर्धवर्त स्वर, जिसमें मुख थोड़ा बहुत खुलता है आपके, थोड़ा बहुत खुलता हुआ दिखाई देता है, वो अर्धवर्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ए ओ, ये अर्धवर्त स्वर कहलाते हैं। संवर्त स्वर, संवर्त स्वर वे होते हैं इन स्वरों के उच्चारण में
मुख बंद रहता है। जो संवर्त स्वर होते हैं, संवर्त स्वरों के उच्चारण में जो मुख होता है वो आपका बंद रहता है। ई उ उ, इनमें थोड़ा बहुत मुंह आपका बंद रहेगा। अर्ध संवर्त स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है, जैसे ओ ए है। उत्पत्ति के आधार पर, जो उत्पत्ति हुई है उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण की अपन बात करेंगे, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो मौलिक स्वर होता है, मौलिक या मूल स्वर होते हैं। जो मूल स्वर होते हैं, आपको जिन स्वरों का निर्माण एक ध्वनि से होता है, जैसे ह्रस्व स्वर अपने ने पढ़े थे, वही वो ही आपके मौलिक स्वरों में आते हैं और उन्हें ही आप मूल स्वर कहते हैं। ए ई ओ ऋषि, यही ह्रस्व स्वर थे, यही मौलिक स्वर थे। संधि स्वर, आप जो दीर्घ संधि पढ़ते हो या आप जो गुण संधि पढ़ते हो, दीर्घ संगीत का तो इतना रोल नहीं है, पर जो आपके दीर्घ और गुण संधि पढ़ते हो उनसे जो शब्द बनते हैं ना, वही शब्द आपके ये है। तो से जातीय स्वर अपन पहले बात करेंगे। जो समान जाति के स्वर है, मतलब दीर्घ संधि की अपन बात कर रहे हैं। सिंपल मैं बात बताऊं तो आपको दीर्घ संधि की अपन इस परिभाषा में बात कर रहे हैं। जिन स्वरों का निर्माण समान जाति के स्वरों से होता है उसे से जातीय स्वर कहते हैं। अ ई ओ, तो आ आपके ए प्लस ए से बना है, बड़ी ई आपके ई प्लस ई से बनी है, जो बड़ा ऊ है वो ऊ और ओ से बना है। वी जातीय स्वर, इसमें मैं सीधा सीधा बात कर रहा हूँ गुण संधि की। जो सेम जाति के स्वर नहीं होंगे, भिन्न भिन्न जाति के स्वर होंगे, उसकी मैं इसमें बात कर रहा हूँ। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। अब आपके संयुक्त व्यंजन तो आपको पता है, अक्षय तरह गे, ठीक है, सरे, और ये जो ए ओ ये आपके क्या है, संयुक्त स्वर है। तो ए और ई से बढ़कर बना है। गुण संधि को आपको माइंड में रखना है, सीधी सीधी बात है। जब अपन गुण संधि पढ़ेंगे तो ये डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ओष्ठ होते हैं, होठों को कहा जाता है। दो प्रकार के माने जाते हैं ये। एक तो व्रतमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल यानी गोल व्रत बनाते हैं उन्हें वर्तमुखी स्वर कहते हैं, जिसमें के उच्चारण में होठ गोल हो जाता है। ए उ ए है। अर्धमुखी स्वर, जिसमें गोल अर्ध हो जाते हैं, बाकी बचे उनमें आते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से, जो स्वर होते हैं उसकी सहायता से किया जाता है, वह व्यंजन कहलाते हैं। ये बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते हैं। कुल व्यंजन 33 होते हैं। आपको पता होना चाहिए, जो कुल वर्ण होते हैं वो तो 53 होते हैं और जो कुल व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। स्पर्शी वर्ण, स्पर्शी वर्ण आपको क्या करना है कि ट त प में जो पांचवा वर्ण है उसको आपको छोड़ देना है, और चे छ जे जे ये को छोड़ देना है। बाकी सारे वर्ण आपको जो होंगे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। के से पे वर्ग का पांचवा अक्षर होता है, जैसे डे, ये, अणे, ने, में, ये आपके क्या कहलाते हैं, पांच नासिक स्वर व्यंजन कहलाते हैं। अपन पहले बात करते हैं। संघर्षी की मैं बात करूं तो चे छे जे जे, चार ये आपके संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन मैंने बहुत बार बता दिया है। पिछला जो प्रीवियस आपके टाइमलाइन थी उसमें भी अपन बात कर रहे थे स्पर्श व्यंजन की। जो जीभ स्पर्श करती है किसी ना किसी भाग को, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं वो आपके होते हैं 25। स्पर्श व्यंजन आपके क्या होते हैं, कितने होते हैं, 25 होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। और आपको पता है कौन से होते हैं, के चेट तप वर्ग वाले पूरे आते हैं इसमें, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कंठीय व्यंजन। कंठीय व्यंजन की मैं बात करूं, जिन वर्णों का उच्चारण कंठों द्वारा होता है। सबसे पहले देखो कंठ आते हैं, नीचे से शुरुआत करनी है अपने को। नीचे कंठ आता है तो कंठ में आपको के वर्ग ले लेना है। जो के वर्ग होगा वो पूरा कंठ में आएगा, कंठ के हिस्से में आएगा। के वर्ग पूरा का पूरा आपके कंठ के हिस्से में आता
है। अब के वर्ग इसमें सीधा सीधा है, के वर्ग परिभाषा में इतना कुछ लेना देना नहीं है, जीभ का पिछला भाग कुछ भी बना लो, पर आपको इतना याद रखना है, ये पूछेगा कंठीय व्यंजन कौन से हैं, तो के वर्ग पूरा कंठीय व्यंजन है। तालव्य जो तालु यानी जीभ की सहायता से बोले जाते हैं या जीभ की मध्य भाग से बोले जाते हैं, वो आपके सीधे सीधे आपको पूछा जाएगा तालव्य व्यंजन कौन से, और तालव्य व्यंजन में ऑप्शन में दे देगा जय छे जय जय, ये आपके तालव्य व्यंजन है, जो ताला और ले और से भी इनमें शामिल है, जो आपके तालव्य व्यंजन है। अब अपन बात करते हैं मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन जो जबड़ा होता है उसके टच होते हैं, देखो आपके जो टे वर्ग होता है वो टे वर्ग है ना मूर्धन्य व्यंजन में आता है, पूरा का पूरा आपके टे वर्ग आपको मूर्धन्य व्यंजन में दिखेगा। षटकोण वाला से भी इसमें इंक्लूडिंग होता है कि भाई जो षटकोण वाला से है वो भी इसमें इंक्लूडिंग होता है, मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं, जो तालु के आगे के भाग से बोले जाते हैं। टेट है डेढ़ है बता ही दिया मैंने। दंत्य व्यंजन आप ते थे दे धे ने बोल के देख लो, ये सारे के सारे आपके दांत के टच होंगे। तो दंत्य व्यंजन देखो परिभाषा में यहाँ पर लिखी तो हुई है, फॉर्मेलिटी की तो हुई है, पर ये परिभाषा कोई नहीं पूछेगा आपको क्या है क्या नहीं है, इतना इजी पर्सन परीक्षाओं में नहीं आता, सीधा सीधा पूछेगा दंत्य व्यंजन कौन से हैं, के वर्ग दे देगा, चे वर्ग दे देगा, टे वर्ग दे देगा, ते वर्ग दे देगा। तो आपको जो ते वर्ग है ते थे दे धे ने, ये आपके दंतीय व्यंजन कहलाते हैं। अब अपन बात करते हैं ओष्ठीय व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण होठों द्वारा होता है, जो वर्ण होठों द्वारा बोले जाते हैं उन्हें ओष्ठीय व्यंजन कहलाते हैं। जो वर्ण होते हैं या वर्ण होते हैं वो होठों द्वारा बोले जाते हैं, उन्हें ओष्ठीय व्यंजन कहलाते हैं। ओष्ठीय व्यंजन में पे फे बे बे में आते हैं। अब अपन बात करेंगे नासिकीय व्यंजन की। नासिकीय व्यंजन जो नाक द्वारा बोले जाते हैं, सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है, जो नाक द्वारा बोला जाता है वो नासिकीय व्यंजन है। तीसरी बार हो गया है नासिकीय व्यंजन बताते बताते, तो मैं खुद ही थक गया हूँ भाई। नासिकीय व्यंजन क्या होता है, हर वर्ग का पांचवा अक्षर होता है उसे नासिकीय व्यंजन कहा जाता है। पिछले जो प्रीवियस ईयर अपन बेस बना रहे थे वर्णों का, उसमें भी अपने बात की थी। दंत मूल या वत्सर्गीय व्यंजन, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। दंत मूल या वत्सर्गीय व्यंजन बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है, लोग इसको छोड़ कर आते हैं, पर आप याद रखना जीभ और मसूड़े की सहायता से बोले जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। उसमें आपको कुछ ही याद नहीं करना इतना। आप 10 दंतल या वत्सर्गीय व्यंजन कहते हैं, उनमें आपको याद रखना है ने से रे से जे हड़े डे, इन्हें ताड़न जात कहलाते हैं। ये आप वर्ण याद कर लीजिए, ये वर्ण माइंड में बैठा लीजिए, ये पूछे जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन, यार अंतस्थ व्यंजन बहुत ईजी है। अंतस्थ व्यंजन पिछली क्लास में भी अपन बात कर चुके हैं और इस वीडियो में भी अपन कर रहे हैं बात। जो जीभ या तालु और दांत तीनों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके ये रे ले वे, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। रे को प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। रे जब आप बोलते हो तो आपको प्रकंपित यानी प्रकंपित होती है जीभ, आपकी जो मुंह है वो प्रकंपित होता है, या लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। ले को पार्श्वीय व्यंजन, जो जीभ के पिछला भाग होते हैं उसे ले को पार्श्वीय व्यंजन कहा जाता है। आपका जो पार्श्वीय व्यंजन होता है वो आपका ले होता है। आगत व्यंजन के खे गे जे फे, इनके नीचे ना जो अरबी और फारसी भाषा का ये शब्द है के खे गे जे फे, इनके नीचे नुक्ता लगता है, नुक्ता होता है जिससे इनका शुद्ध रूप निकलता है। अरबी और फारसी भाषा के शब्द हैं, आगत व्यंजन है। जब भी आपको के खे गे जे फे दिखे तो आप समझ लेना वो अरबी फारसी भाषा का शब्द हो सकता है, जैसे बाजार या बाजार, अफगान अफगान, तो शुद्ध आवाज़ निकल रही है ना भाई, तो सीधा सीधा इनको याद रख लेना। अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु बाहर निकलती है वह अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। जो वर्ण होते हैं जिनमें कम हवा या कम वायु बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। एक तो अंतस्थ व्यंजन, और हर वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण में आता है।
अब अपन महाप्राण, महाप्राण इससे उल्टा होगा जस्ट। आप महाप्राण में इतना याद रख लेना, कुछ प्राण बाहर निकलते हैं चाहे प्राण पूरे निकलते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। अपने को सीधा सीधा याद रखना है महाप्राण में पहला दूसरा और चौथा वर्ग है। दूसरा और चौथा जो वर्ण है वर्ग का, वो आता है जो होते हैं आपके के चे, छे जे, टे डे, दे धे, पे फे, और उसमें व्यंजन आप जानते हो से और है उसमें व्यंजन है। अब अपन बात करते हैं एगोस व्यंजन की, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे गले में कंपन नहीं होता है, हमारा गला होगा उसमें कंपन नहीं होगा, वह एगोस व्यंजन कहलाता है कहलाता है। अब अपन उदाहरण देखते हैं एगोस व्यंजन के, जो के, खे, चे, छे, टे, ठे, ते, थे, पे, फे और तीनों प्रकार के से इसके उदाहरण या इसके वर्ण है। संगोष्ठ व्यंजन, इसमें क्या होता है, संगोष्ठ व्यंजन में जो गला होता है वो आपका कंपित होता है या गले में आपके कंपन होता है, इसलिए इसे संगोष्ठ व्यंजन कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, संगोष्ठ व्यंजन कहते हैं। इसमें कंपन के साथ होता है, जो कंपन होता है वो होता है। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन इंक्लूड कर दो उसमें, और डे है अड़े, ये आपके जो है शब्द वो संगोष्ठ में आते हैं। द्वित्वित व्यंजन क्या होता है, बिना किसी स्वर के प्रयोग के दो समान व्यंजन आ जाए जिसमें स्वर्ग नहीं, ए जुड़कर, आपको पता है सारे व्यंजन कब बनते हैं, जब आधा के में ए जुड़ता है तब वो के बनता है। अब इसमें क्या कंडीशन होगी, जैसे के आ जाएगा साथ साथ और आधे 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 आ जाएंगे, आधा के आ गया और इधर आधा आ गया, स्वर की प्रयोग उन्होंने नहीं किया बीच में, तो उन्हें क्या कहते हैं, जैसे दिल्ली है, किला है। अब अपन बात करते हैं संयुक्त व्यंजन, जो अंतिम व्यंजन है, इसके बाद अपने ये वर्णमाला की क्लास पूर्ण होती है। दो वर्णों के बीच में कोई भी स्वर ना हो, दो वर्णों के बीच में आए तो उन दोनों वर्णों में समान न हो तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। सीधा सीधा है, इजी है, संयुक्त व्यंजन में इतना कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं। जैसे विद्यालय, अब विद्यालय में आप देखोगे वी प्लस दे प्लस धे प्लस आल्य,